बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद एमसीक्यू स्टूडेंट ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ 2023 में जितने भी पेपर्स हुए उनमें इंग्लिश के जितने भी एमसीक्यूज आए हैं वो तमाम शेयर करेंगे। पीडीएफ फाइल में 220 एमसीक्यूज हैं, पर इस वीडियो में आपके साथ 110 को कवर किया जाएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। बेसिक मकसद आपको ओवरव्यू देना है किसी भी एमसीक्यूज का कि कैसे आपने इंग्लिश के एमसीक्यूज को हल करना है। सो डिटेल्स विद डिटेल्स के साथ ये तमाम एमसीक्यूज अवेलेबल है। ये इसका पार्ट 1 है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसका पार्ट 2 भी बनाया जाएगा। पीडीएफ फाइल वेबसाइट पर अवेलेबल है। पीडीएफ फाइल पेड वर्जन में भी अवेलेबल है। इन तमाम की लिंक्स यानी कि जो पेड वर्जन की फाइल्स हैं उसकी लिंक भी आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी। जो पीडीएफ फाइल है उसकी लिंक भी आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी। पीडीएफ फाइल पेड है, उसके लिए आपको क्विज अवेल करना पड़ेगा। क्विज भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है जिसकी लिंक भी आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी। बाकी जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उन तमाम की वीडियोस भी हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई है। सो आप हमारे चैनल विजिट करके बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोस को भी देख सकते हैं। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्रे फॉर फ़लस्तीन। कोई सीज़ फायर नहीं हो रहा। तमाम ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दावा करती है ह्यूमन राइट्स की, और सो ये सारी ह्यूमन राइट्स ईसाइयों के लिए, यहूदियों के लिए, कोई मुसलमानों के लिए कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। ना कोई भी ओआईसी है, ओआईसी बराए नाम है, उस पे भी अमेरिकन इन्फ्लुएंस है। कोई यूएन नहीं है, अमेरिकन इन्फ्लुएंस है। सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिकन इन्फ्लुएंस है। और इज़राइल जो है वो अमेरिका का आप कह सकते हैं कि पालतू कुत्ता है। इज़राइल अमेरिका के बगैर कुछ नहीं है। सो ये जो जेनोसाइड कर रहा है ये इनडायरेक्टली अमेरिकन्स कर रहे हैं। तो हम इतना कर सकते हैं, बाइकआउट कर सकते हैं और अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए दुआ कर सकते हैं। सो उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। हमारी वेबसाइट पर करंट अफेयर्स और इंग्लिश का पैकेज चल रहा है। सो ये लिंक आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दी जाएगी। सो जल्द से जल्द इसको अवेल करें क्योंकि प्राइसिंग बाद में चेंज हो जाएगी। आई लुक डेश हर चिल्ड्रन व्हेन शी वाज डेश हॉस्पिटल। सो यहाँ पे कौन से वर्ड करेक्टली मैच होंगे? सो यहाँ पे प्रीपोजिशन की बात होगी। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी, आफ्टर एंड इन। सो अगर डिटेल्स को देखा जाए, सो इन दिस सेंटेंस द वर्ड आफ्टर इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट द एक्शन ऑफ लुकिंग आफ्टर हर चिल्ड्रन अकर्ड। ठीक है ना? सो यहाँ पे एक्शन हो रहा है। ठीक है, सो उस टाइम हमने आफ्टर देखना है। ठीक है, और उसके बाद लाइक यहाँ पे एक्शन हो रहा है और टाइम फ्रेम की बात हो रही है, ड्यूरिंग द टाइम व्हेन शी वाज इन हॉस्पिटल। ठीक है, सो ये करेक्ट सेंटेंस है। और इन इज यूज टू शो द लोकेशन ऑफ द एक्शन। तो यहाँ पे एक्शन की बात हुई और साथ ही साथ लोकेशन की बात हुई है। ठीक है, सो लोकेशन, इन वो लोकेशन को शो कर रहा है और जो आफ्टर है वो एक्शन को इस सेंटेंस में शो कर रहा है। Men can never be satiated dish pleasure. So इन given options में से ऑप्शन ए with pleasure। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है with, so ये इस्तेमाल हुआ है express the idea that pleasure is the thing which man can never be satiated or fully satisfied, यानी कि कभी भी एक मर्द जो है वो fully satisfied नहीं होता। I am one of the people who is late for classes today. So यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होगा? सो ऑप्शन ए वर। सो द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज पीपल। सो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो पीपल है जो कि प्लूरल है। सो आपने इस चीज को देखना है। सो उसके साथ यानी कि जो प्लूरल सब्जेक्ट है इसके साथ जो करेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग वर्ब है वो वर आता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो है वर यहाँ पे करेक्ट फॉर्म है। चूज द राइट सेंटेंस। अब यहाँ पे कौन सा सेंटेंस राइट होगा? आप वीडियो को पॉज करके इन तमाम सेंटेंस को देखने के बाद अपने सेंटेंस को वो चूज करें। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी, जो लाइक्स वॉकिंग, रनिंग एंड स्विमिंग। सो यहाँ पे जो वर्ब की कंसिस्टेंसी है इस ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब्स है ये माइंड में रखिए, ये वर्ब्स है। वॉकिंग क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, रनिंग एंड स्विमिंग। ठीक है, सो ये gerund फॉर्म है which is appropriate when listing activities are action। और यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर भी और वो पैरेलल है। ठीक है ना? लेकिन यानी कि पहले वॉकिंग होगी फिर रनिंग फिर स्विमिंग। ठीक है, सो ये ग्रामेटिकली भी यहाँ पे कंसिस्टेंट है। और तीसरा इसमें कॉमर्स है। ठीक है, यानी कि जो कॉमर्स है वो यहाँ पे लाइक पहले कॉमर्स इस्तेमाल हुआ फिर एंड इस्तेमाल हुआ, तो वो स्ट्रक्चर भी इसका, तो जो ओवरऑल इसका जो कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर है वो परफेक्ट है। द कलर ऑफ वॉल्स फेडेड डिश। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी अवे। सो इस कॉन्टेक्स्ट में अवे जो है वो अप्रोप्रिएट वर्ड है।
जो कि ग्रेजुअल डिसअपेयरेंस को शो कर रहा है कि क्योंकि जो वॉल्स की जो कलर है ना वो स्लो एंड स्टडी जा रही थी, फेडेड अवे। शी बिकम नेग्लेक्टफुल डेश हर अपीयरेंस। तो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी ऑफ, शी बिकम नेग्लेक्टफुल ऑफ हर अपीयरेंस। सो यहाँ पे जो इन दिस कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है ऑफ इज यूज टू इंडिकेट द ऑब्जेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट। ठीक है ना। सो ये कुछ चीज़ें आप माइंड में रखिए, जब निगलेक्शन की बात होगी सो आपने ऑफ यूज करना है। ठीक है, विच इज हर अपीयरेंस। दिस द वेरी मोमेंट द फोन रैंग। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए एट द वेरी मोमेंट द फोन रैंग। सो यहाँ पे एट जो है ना वो बेसिकली हमेशा स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम को शो करता है। सो यहाँ पे इस सेंटेंस में भी वो एट द वेरी मोमेंट यानी कि मोमेंट ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है किसी टाइम का। सो उस जगह में आपने एट इस्तेमाल करना है। The army began their long march dash the coast। तो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी टू द कोस्ट, यहाँ पे along भी आता है बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो टू द कोस्ट है, यानी कि उस डेस्टिनेशन तक इन लोगों ने पहुंचना है। सो जो टू जो है वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है डेस्टिनेशन को या एंड पॉइंट को ऑफ द मार्च। ही मेड 10 मिस्टेक्स डैश मैनी लाइन्स। इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी इन मैनी लाइन्स। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है वो इन है, जो कि इंडिकेट करता है लोकेशन या कॉन्टेक्स्ट को विद इन विच द मिस्टेक्स वर मेड। ठीक है ना, इनकी लाइन ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट है। सो वहाँ पे ये मिस्टेक्स अकर हुई हैं। आई हैव नॉन हर डिश ए ग्रेट मैनी ईयर्स। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी आई हैव नॉन हर फॉर ए ग्रेट मैनी ईयर्स। यहाँ पे जो इस कॉन्टेक्स्ट में जो प्रीपोजिशन है फॉर, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच द स्पीकर हैज नॉन हर, यानी कि यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात है कि इतने वक्तों से ये बंदा इसको जानता है। तो यहाँ पे आपने फॉर लगाना है। यू आर टू डिश। सो अब यहाँ पे जो है ना ये एडजेक्टिव्स की बात हो रही है। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी यू आर टू स्मार्ट। ठीक है ना, यानी कि स्मार्ट में ओवरऑल बात आ जाती है। अब अगर इंटेलिजेंट है सो वो किसी एक चीज़ में बंदा इंटेलिजेंट होता है, पर स्मार्ट जब होता है ना तो वो कॉमनली किसी की इंटेलिजेंस भी उसमें आ जाती है। ठीक है ना, सो वो क्लेवर भी होता है, इंटेलिजेंट भी होता है, क्विक विटेड भी होता है। सो ये तमाम बातें यानी कि वो अंडरस्टैंडेबल होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। सो यहाँ पे जो करेक्ट एडजेक्टिव है वो स्मार्ट आता है। और स्किन क्रीम कंटेन्स ओनली नेचुरल। अब यहाँ पे ये कॉमन सेंस की बात है कि कोई क्रीम जो है उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होगी। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी इंग्रेडिएंट्स। लाइक अगर कोई भी प्रोडक्ट है सो उसमें इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं। सो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है वो इंग्रेडिएंट्स है। देयर इज ए स्ट्राइकिंग फैमिली डिश बिटवीन देम। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी लाइकनेस। अब इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करें। It refers to the similarity or resemblance between two individual or things। ठीक है ना, so there is a striking। कभी कभार आपने इन जैसे वर्ड्स की मीनिंग को भी जानना है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है ना, अब यहाँ पे टू फैमिलीज की बात हो रही है सो उस फैमिलीज में लाइकनेस की बात हो रही है। ठीक है ना, यानी कि दोनों के दरमियान रिजेम्बलेंस है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में लाइकनेस वो सही यहाँ पे करेक्ट आता है। प्राइम मिनिस्टर डिश इनइक्वलिटी टू सिक्योरिटी थ्रेट। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी लाइकेंस, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो सिक्योरिटी थ्रेट में किसी भी किस्म की इनइक्वलिटी को पसंद नहीं करता। तो ये लाइकेंस जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है लाइकेन का, विच मीन्स टू कंपेयर और ड्रॉ ए पैरेलल बिटवीन टू थिंग्स। लाइफ इज ऑफ्टन डेज टू ए जर्नी। सो इस सेंटेंस को देखा जाए सो इन गिवन ऑप्शंस में से इसके साथ कौन सा करेक्टली मैच होगा। तो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए लाइकेन। सो लाइकेन जो है वो करेक्ट फॉर्म है। लाइकेन ये पास्ट पार्टिसिपल है वर्ब लाइकेन का, विच मीन्स टू कंपेयर आर पैरेलल ड्रॉ बिटवीन टू थिंग्स। सो यहाँ पे जो है लाइफ इज फ्रीक्वेंटली कंपेयर्ड आर सीन एज सिमिलर टू ए जर्नी। सो इस वजह से यहाँ पे लाइकेन इस्तेमाल हुआ है, लाइकेन का पास्ट पार्टिसिपल। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। सो इसको ये कह सकते हैं कि आपकी जनरल माइंड का टेस्ट है कि आपने करेक्ट वर्ड को यहाँ पे फाइंड करना है। इसमें गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी कॉकपिट। आगे जितने भी आएंगे आपने वीडियो को पॉज करके खुद से सेलेक्ट करना है, फिर हमारे गिवन ऑप्शन के साथ यानी कि करेक्ट ऑप्शन के साथ उसको मैच करना है। तो हमने यहाँ पे डिटेल्स भी मेंशन की है कि कॉकपिट का क्या मतलब है। सो दिस टर्म रेफर्स to a compartment in an aircraft where the pilot and sometimes the crew sit during flight। so इसे cockpit कहा जाता है।
चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। सो यहाँ पे आपने कॉकरोच की करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करनी है। गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी कॉकरोच। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे आपने कोएर्शन की करेक्ट स्पेल्ड वर्ड को फाइंड आउट करना है। सो ऑप्शन ए coercion, or this term refers to a practice of persuading someone to do something using force or threats. सो इसे कोर्शन कहा जाता है। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। सो ऑप्शन बी स्ट्राइकन। सो ये पास्ट पार्टिसिपल है फॉर्म ऑफ द वर्ड स्ट्राइक का। ठीक है, तो स्ट्राइक यहाँ पे है नहीं, इस वजह से स्ट्रिकन जो है वो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है। ठीक है, इट इज ऑफ्टन यूज एज एन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब समथिंग दैट हैज बीन अफेक्टेड बाय अ डिफिकल्ट और डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन, यानी कि स्ट्रिकन विद ग्रीफ मीन्स डीपली अफेक्टेड बाय ग्रीफ। सो ये इस मौके पे इस्तेमाल होता है। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। वीडियो को पॉज करके करेक्ट स्पेल्ड वर्ड को फाइंड आउट करें। उन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी एक्साइटमेंट। सो ये इमोशनली, जब बंदा इमोशनली एक्साइटमेंट होता है या थ्रिल्ड होता है या समथिंग इंटरेस्टिंग चैलेंजिंग, सो उस सूरत में एक्साइटमेंट का वर्ड यूज होता है। I was dash my early 20s when I came to this city. इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी इन यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये एक्सप्रेस कर रहा है द एज और द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द एक्शन अकर्ड। सो यहाँ पे देखिए हर जगह में प्रीपोजिशन का अपना अपना काम होता है, तो आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे सही से इस्तेमाल होता है। अगर आप इन क्वेश्चंस को भी सही तरीके से सीख ले और इनको रिमाइंड कर ले तो आपको टेस्टों में कोई मसला नहीं होगा। The morning sun was rising slowly dash the hillside. So यहाँ पे जो correct option है वो है option C over. So the usage indicates the direction of the sun movement. ठीक है, suggesting that it is ascending above the hill slide. So जो चीज़ above होगी वहाँ पे over का इस्तेमाल होगा। He is half away dash his thesis. So इन given options में से option C through. So जो preposition है through is used in this context to convey the idea of progress, ठीक है, or advancement. He sat dash his head in his hand. So in given options में से option B he sat with his head in his hand. So यानी कि यहाँ पे जो है ना he sat in a manner where his head was supported or held by his hand. So support, या जब आप so support के केस में यहाँ पे with का यूज होगा, यानी कि पोस्चर, जब आप किसी के पोस्चर को डिस्क्राइब करते हो so हम with इस्तेमाल करते हैं। No one knows the exact meaning of the word. We had better dash the dictionary. So यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव यूज होगा या कौन सा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे यूज होगा? सो ऑप्शन सी कंसल्ट। रेयरली डैश देयर ग्रैंड पेरेंट्स। सो यहाँ पे कौन सा जो स्टेटमेंट है या कौन सा टेंस वो यूज होगा? सो ऑप्शन डी दे विजिट। सो यहाँ पे जो है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टेटमेंट है ये, और ये सिंपल प्रेजेंट स्टेटमेंट की कंस्ट्रक्शन है। जो करेक्ट फॉर्म है वो है दे विजिट, वेयर विजिट इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, दी अदर ऑप्शन है इश्यूज विद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और वर्ड ऑर्डर। सो इस वजह से बाकी जो है वो इस्तेमाल नहीं होते। जर्नी ऑफ 1000 miles डैश ए सिंगल स्टेप। सो यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? सो ऑप्शन बी begins with. So this is a well-known proverb है ये, ठीक है, and the correct usages begins with. So the phrase emphasizes the idea that even a daunting task or a long journey start with a small initial action. यानी कि अगर आप किसी चीज़ या किसी स्टार्टअप को शुरू कर रहे हो तो आपको जर्नी का आगाज लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1000 miles की जर्नी के लिए एक सिंगल स्टेप का होना ज़रूरी है। आपका फर्स्ट स्टेप जो है ना वो आपका डिफाइनिंग मोमेंट होता है। Neither Hafsa nor children dash coming to the party. So यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? सो ऑप्शन सी आर। सो when using neither nor, जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं the verb should agree with the closer subject, ठीक है ना। सो in this case the children is plural, यानी कि ये closer subject है, हमने इसको देखना है, ठीक है। सो द प्लूरल फॉर्म आर शुड बी यूज, यानी कि जो सब्जेक्ट है हमारे साथ वो प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर होता तो फिर हम इस यूज कर सकते थे, बट यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो फिर हमने जो यानी कि जो वर्ब है वो भी प्लूरल इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे आर वो करेक्ट है। If it is rained heavily, the whole village dash destroyed. So इन given options में से ऑप्शन बी would be. So ये कंडीशनल स्टेटमेंट है जो कि एक्सप्रेस करती है hypothetical सिचुएशन को, यानी कि अगर ज़्यादा बारिश हुई
सो सारा गांव जो है वो तबाह हो जाएगा। अब ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। सो इन कंडीशन सेंटेंसेस लाइक दैट वेयर द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड वुड इज यूज्ड टू इंडिकेट द कॉन्सिक्वेंसेस। सो इन चीज़ों का आपने माइंड में रखना है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। सो इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन ए मेंटेनेंस। सो ये मेंटेनेंस जो है ना, ये किसी चीज़ सच एज इक्विपमेंट सिस्टम और प्रॉपर्टी, यानी कि आप किसी चीज़ को मेंटेन कर उस चीज़ को ज़ाहिर करता है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। सो यहाँ पे लाइब्रेरी की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी? सो ऑप्शन सी लाइब्रेरी। So it is a place where books and other information materials are kept for the people to read, study or borrow. Choose the correct spelling. So ज्वेलरी की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? वीडियो को पॉज करके आप खुद से गेस करें। सो ऑप्शन बी ज्वेलरी। सो ये ज्वेलरी जो है ये पर्सनल ऑर्नामेंट्स में आती है, यानी कि जेवरात इसे कहा जाता है, जैसे कि रिंग्स हो गए, नेकलेस, ब्रेसलेट्स हो या जेम स्टोन्स हो गए। सो ये तमाम चीज़ें ज्वेलरी में आती हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। सो कॉर्शियस की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? सो ऑप्शन ए कॉर्शियस। इट मीन्स पोलाइट। कॉर्शियस का मतलब पोलाइट है, रिस्पेक्टफुल है, कंसिडरेट इन बिहेवियर। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इन गिवन ऑप्शंस में से अकम्पेनमेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? सो ऑप्शन सी ये करेक्ट स्पेलिंग है अकम्पेनमेंट की। और इट रेफर्स टू ए म्यूजिकल पार्ट दैट सपोर्ट और प्रोवाइड बैकग्राउंड फॉर ए सोलो इंस्ट्रूमेंट। The inspector must inquire dash the complaint. So इन given options में से ऑप्शन सी into. So यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो ऐसी भी है कि someone is investigating or looking into the details of a complaint or issue. So इन केस में हमने into इस्तेमाल करना है। I am fed up dash this type of behavior. So यहाँ पे कौन सा preposition आएगा? So ऑप्शन सी with. I am fed up with this type of behavior. So यहाँ पे जब आप यानी कि frustration को भी जाहिर करते हो to a particular type of behavior या feeling annoyance आप फील करते हो, सो उस औकात में आपने with का इस्तेमाल करना है। There is an exception dash every rule. So in given options में से option B2 there is an exception to every rule. So ये बेसिकली आइडियोमेटिक है, आइडियम है, ठीक है ना। तो जब आप कॉमनली एक्सप्रेस करते हो आइडियाज को, इससे पहले भी हम बोल चुके, तो आपने यूज करना है टू को। Some people reveal dash gossip. So in given options में से option D in. Some people reveal in gossip. So यानी कि जब आप pleasure या delight होते हो engaging with someone, तो आपने इनका यूज करना है। He has good dish over the famous world languages. So यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव ठीक होगा? सो ऑप्शन डी कमांड। यानी कि ये हाई लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी को शो करता है ना, कि ही इज गुड कमांड ओवर द फेमस वर्ल्ड लैंग्वेजेस। The soldiers were instructed to dash restrain and handle the situation peacefully. So in given options में से option A exercise. So this implied that the soldiers were advised to actively demonstrate or practice restraint in their actions. So in case में exercise जो है वो actively demonstration होती है, practice होता है restraint का। The two sisters look so dash that it is difficult to tell one from the other. अब यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होगा? सो ऑप्शन सी आइडेंटिकल। अब यहाँ पे सिमिलर, रिजेम्बलर, अलाइक सब यूज होते हैं, बट वो तीनों ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। सो जो आइडेंटिकल होता है ना, दिस सजेस्ट एन एक्सट्रीमली हाई डिग्री ऑफ सिमिलरिटी होती है, इवन टू द पॉइंट ऑफ बीइंग डिस्टिंग्विशेबल इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर। यानी कि इट इज़ डिफिकल्ट। देखिए आपने सेंटेंस को भी देखना है कि दैट इज़ डिफिकल्ट टू टेल वन फ्रॉम द अदर। सो यानी कि यहाँ पे हाई एक्सट्रीमली हाई डिग्री ऑफ सिमिलरिटी है। सो इस केस में आपने आइडेंटिकल का यूज करना है।